नमस्ते बच्चों। हमने अपना छठा लेसन 9th इतिहास का शुरू किया है। महिला और अन्य कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण। इसमें हमने स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है, महिलाओं के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी ली है। आज हम अपना अगला पॉइंट देखेंगे जिसका नाम है मानव अधिकार रक्षा कानून। महिला और पुरुष इन दोनों पर होने वाले अन्यायों को, अत्याचारों को दूर किया जा सके, अर्थात मानव पर होने वाले अत्याचारों को दूर किया जा सके, इसलिए 1993 में मानव अधिकार रक्षा कानून बनाया गया है और इस कानून के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। इसके साथ साथ कुछ घटक राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना की गई है। तो ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इन आयोगों में सामूहिक अत्याचार है, तलाकशुदा महिलाओं की सामाजिक दशा है, महिलाएं और सुरक्षित कार्य स्थान जैसे विभिन्न विषयों पर कानून ने प्रभावशाली भूमिका निभाकर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को दूर करने की सहायता की है। तो ये एक महत्वपूर्ण कानून हम महिला और पुरुषों के लिए अर्थात सभी मानवों के लिए कह सकते हैं। हम अगला पॉइंट देखेंगे महिलाओं के लिए जो आरक्षण है। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधनों के आधार से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर पालिका ऐसे जो नगर निगम हैं, इनमें महिलाओं को 1/3 स्थान आरक्षित रखे गए हैं। सरपंच, अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौर ऐसे पदों के लिए भी 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। महाराष्ट्र राज्य के साथ साथ भारत के अन्य 15 राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है क्योंकि महिलाओं का भी प्रशासन कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग हो सके, उन्हें राजनीति में सहभागी होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त हो सके, यही इसके पीछे उद्देश्य है। तो इस तरह से स्त्री पुरुष समता इस कानून के माध्यम से साध्य की जा सकती है, यह हम कह सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भी महिलाएं राजनीतिक अधिकारों से वंचित थीं, इसलिए यह अधिकार महिलाओं को दिया गया है। तो महिलाओं के लिए जो सती है, दहेज है, बहुपत्नीत्व है, ऐसी जो अनिष्ट प्रथाएं हैं, इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ तलाक के अधिकार को महिलाओं के मान्य किया गया है। संपत्ति में भी महिलाओं को हिस्सा दिया गया है। राजनीतिक सत्ता में महिलाओं को उचित सहभाग मिले, इस वजह से स्थानीय प्रशासन संस्थाओं में उन्हें आरक्षण दिया गया है। महिलाएं आज पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित होकर वह भी अर्थार्जन करने लगी है, यानी काम करने लगी हैं, और इस तरह से नारी मुक्ति विचार ने महिलाओं में आत्मबोध उत्पन्न हो रहा है। शिक्षा, अर्थार्जन, प्रशासन, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएं आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं। तो यह हमने महिलाओं के बारे में कुछ अधिकार देखे हैं, कानून देखे हैं। अब हम अनुसूचित जातियों के बारे में जानकारी लेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय ऐसे महत्वपूर्ण मूल्यों का अंगीकार किया है। इसलिए छूत अछूत की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक था और इसी हेतु भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद के अनुसार छूत अछूत प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसे समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया है। महत्वपूर्ण प्रावधान इस अनुसूची में दिया गया है क्योंकि ये जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं,
वह अपना विकास कर सके, अपने पिछड़ेपन को ध्यान में रख कर अपने विकास के दिशा से वो प्रगति कर सके, वो पढ़ सके, उन नौकरी में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए यह कानून बनाया गया है। अगला पॉइंट है अनुसूचित जनजातियाँ। अनुसूचित जनजातियाँ जो है वो दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी हैं, तो उनका समावेश इसमें होता है। उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको किस तरह से आधुनिक बनाया जा सकता है, शिक्षित भी बनाया जा सकता है, उनकी जो सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई है तो उसमें परिवर्तन लाकर उनके विकास को सहायता करने के लिए सरकार ने हमेशा प्रयास किए हैं। आज भी जो वनोत्पादन है, खेती है, उसके अतिरिक्त इन अनुसूचित जातियों के पास कुछ अपनी आजीविका के लिए उचित साधन नहीं है। खेती के आधुनिक औजार उन तक आज पहुँचे नहीं हैं। इस तरह से खेती करके उनके जो आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए वह उचित बढ़ोतरी नहीं हुई है। और इसके साथ साथ पहाड़ी भाग में खेती की जाती है, निकृष्ट भोजन उन्हें मिलता है, इसलिए कुपोषण की समस्या इन आदिवासियों में ज़्यादातर दिखाई देती है। तो इस तरह से आदिवासी जनजातियों को विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय संविधान में इन आदिवासियों की गणना अनुसूचित जातियाँ जनजातियों में की जाती है। उन्हें विधिमंडल है, शिक्षा है, सरकारी सेवाएं हैं आदि क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगला है घुमंतु और विमुक्त जातियाँ जनजातियाँ। तो ये जो घुमंतु जनजातियों में इन जातियों का समावेश होता है कि जो गांव-गांव में घूमती रहती है, जैसे कि पशुपालन करना, एक गांव से दूसरे गांव में जाकर आप देख रहे होंगे कि जो पशुपालन करने वाले जो लोग होते हैं उनके यही व्यवसाय होते हैं और इस व्यवसाय पर उनकी आजीविका चलती रहती है। तो अंग्रेज़ों ने इन कुछ जनजातियों पर अपराधी जनजातियों का ठप्पा लगाया था। तो अंग्रेज़ों ने वर्ष 1871 में अपराध प्रतिबंध कानून के अंतर्गत इन जनजातियों में से कुछ प्रमुख वर्गों का उल्लेख अपराधी जनजातियाँ किया है और इसीलिए उनको कुछ व्यवसाय है तथा कार्य व्यापारों में कुछ प्रतिबंध लगाया था। पर भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ऐसे जो अन्यायकारी कानून हैं वह कानून रद्द किए हैं और इन जनजातियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए हैं। ऐसी जो जनजातियां हैं वह विमुक्त जनजातियों में समाविष्ट की गई हैं। तो इस तरह से उनका भी सामाजिक विकास हो सके, आर्थिक विकास हो सके, इसलिए शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सरकारी क्षेत्र हैं, इनमें उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। अगला हम देखेंगे अल्पसंख्याक। अल्पसंख्याक यानी किसी भी समाज में जिन लोगों का समूह धार्मिक, भाषा, वंश आदि के दृष्टि से अल्प होता है, यानी उनकी संख्या जो कम होती है, तो ऐसे समूहों को हम अल्पसंख्याक समूह कहते हैं। धर्म, पंथ, भाषा ऐसे अपने भारत में विविधता दिखाई देती है, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर जो विभिन्न परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, इन सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वाह किया जा सके, अपनी जो वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा है उसका विकास किया जा सके, इसलिए संविधान ने नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये जो अल्पसंख्याक वर्ग हैं उनको भी अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी संस्कृति, प्रथाएं, परंपराएं, उनका संरक्षण करने का, संवर्धन करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। इसी हेतु से उन्हें स्वतंत्र शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। अपना हिंदी माध्यमिक विद्यालय ये भी एक भाषीय अल्पसंख्याक विद्यालय है। इसका उदाहरण हम यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से दे सकते हैं। इस तरह से हमने अपना ये पूरा लेसन देखा। इसका स्वाध्याय हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।